प्लेसमेंट कि ट्यूब को फिक्स करने से पूर्व आपने क्या चेक करना पड़ेगा बेटा, प्लेसमेंट चेक करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अब प्लेसमेंट जो बेटा आप लोग चेक करेंगे वो अलग तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो आपने यहाँ पर बताना है कि प्लेसमेंट जो बेटा हम लोग चेक करना चाहते हैं उसके अंतर्गत एक तो कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से आप प्लेसमेंट देख सकते हैं। एक तो सिंपल है जिसको कि हम कहते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आप क्या देखते हैं, तो आपने बताना ऑब्जर्व द बायलैटरल चेस्ट मूवमेंट। तो एक तो आप यहाँ बताएं इंस्पेक्शन जो माध्यम है उस इंस्पेक्शन के द्वारा आप प्लेसमेंट देख सकते हो। इंस्पेक्शन से जो प्लेसमेंट आप लोग देख रहे हैं वहां आप क्या देखेंगे, तो आप कह सकते हो ऑब्जर्व बायलैटरल चेस्ट मूवमेंट। भाई एक तो आप यहां देख लें कि बायलैटरल जो चेस्ट मूवमेंट है वो आप यहां देख सकते हैं। तो आपने बताना है बायलैटरल चेस्ट मूवमेंट देखना है जो इंस्पेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट है ऑस्कल्टेशन। क्या कर सकते हैं बेटा, ऑस्कल्टेशन। तो जो दूसरा मेथड जिसके द्वारा प्लेसमेंट हम लोग देखना चाहते हैं वो आपका मेथड कौन सा है बेटा, ऑस्कल्टेशन मेथड। अब ये जो ऑस्कल्टेशन है मैंने कहा था स्टेथोस्कोप आपने चाहिएगा। स्टेथोस्कोप जो आपने चाहिएगा तो आप यहां बताएं कि राइट साइड जो है लंग्स वहां पर आप लोग एयर जो एम्बू बैग से इन्फ्लेट कर रहे हैं उसकी साउंड को आप सुनिएगा। देखिए ध्यान दें, ऑस्कल्टेशन मेथड है और ऑस्कल्टेशन में आपने करना क्या है, तो हमने कहा था कि ईटी ट्यूब का अपर पार्ट एडेप्टर है, उससे एम्बू बैग को कनेक्ट करें, एयर इन्फ्लेट करें और उस एयर की साउंड को राइट साइड ऑफ लंग्स पर आप सुनने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप यहां बताएं ऑस्कल्टेशन जहां पर आप कह सकते हो हियर द एयर साउंड ऑन राइट लंग with help of stethoscope, with help of stethoscope। भाई एम्बू बैग की सहायता से एयर इन्फ्लेट करनी है और उस एयर की साउंड को आपने राइट जो लंग है उस पर सुनना है और किसकी मदद से सुनना है, स्टेथोस्कोप की मदद से सुनना है। ये मेथड ऑस्कल्टेशन मेथड कहलाता है। लेकिन एग्जामिनर तो और आगे आपको कहता है, वो कहता है कि एक पेशेंट है और उस पेशेंट को ईटी ट्यूब डालने के बाद जब नर्स प्लेसमेंट देखती है तो प्लेसमेंट देखते समय राइट साइड तो साउंड नहीं आ रही है, तो बताओ ऐसी स्थिति में वो एंडोट्रैकियल ट्यूब कहां पहुंच गई है। तो मैं आपको बता दूं, अगर साउंड राइट साइड नहीं आती है इसका मतलब है वो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रोंकस में पहुंच गई है। तो कहने का बेसिक मतलब है कि ज्यादातर तो राइट में ही आनी चाहिए, राइट में नहीं है तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि अगर ये साउंड राइट साइड में एब्सेंस होती है इसका मतलब है कि वो आपकी ट्यूब कहां पहुंच गई है, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रोंकस। तो आप यह बताएं कि भाई इफ साउंड ऑफ एयर एब्सेंस ऑन right side, it means tube reaches in left side of bronchus। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप यह ध्यान दें कि राइट साइड है, आप प्रॉपर ऑस्कल्टेशन करें, बाइलेटरल चेस्ट मूवमेंट को आप देख लें। इसके अलावा आपने यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है, एग्जामिनर आपको ये भी कह सकता है कि जो एयर आप इन्फ्लेट कर रहे हो उस एयर की साउंड की क्वालिटी को किस नाम से जानते हैं। भाई आपने जो एयर इन्फ्लेट की है ना, एयर की आवाज को ही तो सुन रहे हो स्टेथोस्कोप के माध्यम से, तो वो जो एयर की साउंड है उस क्वालिटी को किस नाम से जानते हैं जब हम ईटी ट्यूब के प्लेसमेंट को देखते हैं। तो आपने यहां पर बताना है कि भाई एयर की जो साउंड आप सुन रहे हो उस एयर की साउंड की क्वालिटी
क्वालिटी ऑफ एयर साउंड, जो एयर की आवाज है उसको आप यहां बताएं, हुजिंग साउंड बोलते हैं। और ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आप ध्यान दें हुजिंग साउंड। और हुजिंग जो साउंड आप कह रहे हैं दैट इज द साउंड ऑफ एयर, ये एयर की साउंड है जब हम इस प्लेसमेंट को देखते हैं कौन से मेथड के द्वारा, ऑस्कल्टेशन मेथड के द्वारा। इसके अलावा तीसरा एक और तरीका है जो सबसे कंफर्मेटिव है, सबसे एक्यूरेट तरीका है, जिसके द्वारा एंडोट्रैकियल ट्यूब के प्लेसमेंट का पता किया जाता है। मैंने आपको कहा था पोर्टेबल क्या एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे का भी आप ध्यान दें। अब पोर्टेबल जो एक्सरे, वहां चेस्ट एक्सरे हम लोग लेते हैं और इस एक्सरे के द्वारा भी हम लोग प्लेसमेंट का पता करते हैं। तो देखिएगा एक्सरे, और एक्सरे आप कह सकते हो कंफर्मेटिव एंड एक्यूरेट मेथड है भैया, जिसके द्वारा एंडोट्रैकियल ट्यूब के प्लेसमेंट का पता किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, अब कंफर्मेटिव मैंने कहा था कि एंडोट्रैकियल ट्यूब में ओपेक लाइन होती है, वो ओपेक लाइन जो ब्लैक कलर है वो प्रॉपर आपको यहाँ चमकती हुई नजर आ जाएगी और आपको एक्यूरेसी पता चल सकती है। फिर भी एग्जामिनर और आगे जाकर के आपको कहता है कि एक पेशेंट है जिसको एंडोट्रैकियल ट्यूब डाली है, और डाली है तो उसका चेस्ट एक्सरे करके प्लेसमेंट को कंफर्म कर रहे हैं, तो बताओ वो एंडोट्रैकियल ट्यूब कहां होनी चाहिए। भैया ऐसी स्थिति में आपने बताना है कि जो आपकी एंडोट्रैकियल ट्यूब है, ट्रैकिया जहां बायफरगेट होती है, ट्रैकिया जहां अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, उससे लगभग 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए। कई जगह 4-4 सेंटीमीटर लिखा है, वो गलत है भैया। तो आपने यहां पर बताना है, एक्यूरेसी आप देख रहे हो, और एक्यूरेसी में आपने बताना है कि ट्यूब 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव फ्रॉम कैरिना। भाई ये जो आपकी बेटा ईटी ट्यूब है, ये जब आप प्लेसमेंट देखोगे तो प्लेसमेंट देखते समय आप देखिएगा कैरिना, कैरिना मत बोलना भैया, कैरिना, और कैरिना का मतलब है कि जहां ट्रैकिया बायफरगेट हो रही है, ट्रैकिया अलग अलग भागों में बढ़ रही है, उससे लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए। और यही एक्यूरेसी है जिससे आपको ये पता चलेगा कि एंडोट्रैकियल ट्यूब अपनी सही जगह पर लगी हुई है। जब आप प्रॉपर प्लेसमेंट देख करके सेटिस्फाइड हो जाने वाले हैं, उसके बाद आपने सिरिंज के माध्यम से, जो 10 सीसी की सिरिंज ली थी, उसके माध्यम से एयर आप अंदर इन्फ्लेट करेंगे, बैलून फूल जाएगा, वो सिक्योर हो जाएगी। अब देखिए ध्यान दें कि आपने यहां तक बता दिया, प्रॉपर प्लेसमेंट देख लिया है। प्रॉपर प्लेसमेंट देखने के बाद उसको फिक्सेशन करने वाले हैं ट्यूब को, तो आपने यहां बताना है इन्फ्लेट एयर इन कफ with help of syringe। और ये जो एयर इन्फ्लेट कर रहे हैं, इस एयर की जनरल जो मात्रा है ये 5 ml होती है। सिरिंज 10 सीसी की ले रहे हैं, लेकिन एयर जो इन्फ्लेट की जा रही है ये जनरली 5 सीसी एयर इन्फ्लेट हम लोग करते हैं। तो आपने बताना एयर इन्फ्लेट करेंगे कफ के अंदर सिरिंज के माध्यम से, और उसके बाद वो हमने बता दिया था कि जो कफ होता है वो ट्यूब को सिक्योर करता है। इसके अलावा आपने बताना है कि जब ट्यूब को आपने फिक्सेशन कर दिया है, तो जो ट्यूब मुंह से बाहर निकली हुई है उसको बिल्कुल मिड लाइन में आपने फिक्सेशन करना है। मिड लाइन में आपने ट्यूब को रखना है। और मिड लाइन में क्यों रखना है? मिड लाइन में बेटा आपने इसलिए रखना है कि ट्यूब अगर साइड में रहेगी तो अल्सरेशन पैदा कर सकती है आपके ओरल रूट के कॉर्नर्स में। तो आप ध्यान दें कि ट्यूब जो है बिल्कुल सेंटर में रहे, और सेंटर में रहने के साथ में भी आपने हर 2-2 घंटे में जो लिप्स के ऊपर वो ट्यूब प्रेशर लगा रही है, तो आप उस ट्यूब को गॉज नीचे की तरफ लगा दें और 2-2 घंटे में थोड़ा सा साइड को आप मूव करते रहे, जिससे कि पेशेंट को प्रेशर अल्सर से भी बचाया जा सकता है। तो ये हमने बात की ट्यूब कैसे लगाते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, कहां फिक्स करते हैं और फिक्स करने का बेसिक तरीका क्या होता है।
चलिए साहब, यहां तक आपने बता दिया है। आगे आप बताइएगा कोई स्पेसिफाइड केयर और केयर जो कि आपने ईटी ट्यूब लगा दी है उसके पश्चात। देखो ध्यान दें, केयर विद ईटी ट्यूब कि आपने पेशेंट को जो ईटी ट्यूब लगाई है, ईटी ट्यूब लगाने के पश्चात आप यहां कोई स्पेसिफाइड केयर के बारे में बताएं। भाई आपने ट्यूब लगा दी है, अगर जरूरत है तो आप एम्बू बैग लगा दें, जरूरत है तो वेंटिलेटर लगा दें और पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्यूब लगाने के बाद उसकी केयर तो आपने करनी है। देखो बेटा, जो ट्यूब लगाने के बाद आप केयर कर रहे हैं तो केयर के अंतर्गत मैं आपको दो बातें यहाँ जरूर बताना चाहूंगा। एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि केयर करते समय आपको मैंने बता दिया कि आप प्रॉपर मिड लाइन में ट्यूब को फिक्स करें, और मिड लाइन में ट्यूब को फिक्स करने का है कि और जो साइड है, कॉर्नर है मुंह के हमारे, वो अल्सरेशन ना हो। फिक्स करने के बाद में भी आप गॉज जो है उस ट्यूब के नीचे जहां लिप्स पर प्रेशर लगा रही है वहां लगाएं, जिससे कि पेशेंट को प्रेशर अल्सर के रिस्क को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इसके अलावा पेशेंट जो है अगर उसको सीक्रेशंस बहुत ज्यादा है तो पेशेंट के हेड को आप लेटरल साइड में या थोड़ा सा राइट साइड में आप टर्न कर सकते हैं। तो आपने यहां पे एक तो बताना है टर्न द हेड ऑफ पेशेंट इन राइट लेटरल साइड, कि पेशेंट के हेड को राइट लेटरल साइड पे टर्न कर दे। कई जगह आप लिखा हुआ देंगे कि पेशेंट को या राइट लेटरल पे टर्न कर दे, जो भी हो दोनों ही ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो आपने यहां बता लें स्पेसिफाइड है, पेशेंट को टर्न करने से अच्छा है आप उसके हेड को टर्न करें। चलो जी, एक पॉइंट ध्यान दें। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है फिक्स द ट्यूब इन मिड लाइन ऑफ माउथ। भाई माउथ जो है मुंह, उसके बिल्कुल मिड लाइन के अंदर आप इसको फिक्स करें। लिप्स जो है उसके नीचे गॉज भी इसको आप लगा दें। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है टाइम टू टाइम चेक द प्लेसमेंट, चेक प्लेसमेंट, समय समय पर प्लेसमेंट को आप देख लें। प्लेसमेंट जो आप यहाँ चेक कर रहे हैं तो दो चीज का ध्यान दीजिएगा कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो ऐसी स्थिति में अगर वो सही प्लेस पर ट्यूब नहीं है या डिसलॉक्ड हो गई है तो वहां कुछ साउंड आपको सुनने को मिलेगी, अलार्म साउंड सुनने को मिलेगा। वो मैं आपको अलग से ही बताऊंगा, हाई प्रेशर अलार्म क्या होता है, लोअर प्रेशर अलार्म क्या होता है, आप क्या करेंगे, पहली प्रायोरिटीज क्या है, ये सब बात करेंगे। तो आपने यहाँ पे बताना है कि टाइम टू टाइम प्लेसमेंट बेटा प्रॉपर देख लें, प्रॉपर चेक कर लें। इसके अलावा आपने यहाँ पे बताना है कि टाइम टू टाइम आप पेशेंट को क्या कर सकते हो, सक्शनिंग यहाँ पर मरीज को कर सकते हैं। और इसके अलावा टाइम टू टाइम यू शुड चेक द प्रेशर ऑफ एयर इन बैलून ऑफ कफ। तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट बताना है कि टाइम टू टाइम चेक द प्रेशर ऑफ एयर इन कफ, या बोल सकते हो बैलून। अब देखो ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रेशर है इस प्रेशर को प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। अमाउंट तो हमने 5 cc बता दिया, लेकिन प्रेशर को जो चेक करना है, एक तो आप कह रहे हैं टाइम टू टाइम, तो टाइम टू टाइम का मतलब है एवरी 8 ओवरली आप इस प्रेशर को चेक करें। प्रेशर क्योंकि कम होगा तो कफ के एडवांटेज मेंटेन नहीं होंगे, प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो ट्रैकिया को इंजरी, ट्रैकिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, ट्रैकियल स्टेनोसिस पैदा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा होने पर भी प्रेशर में कॉम्प्लिकेशन है, कम होने पर एडवांटेज मेंटेन नहीं होंगे, तो प्रेशर आप प्रॉपर चेक करें। अब ये प्रेशर होता कितना है तो आपने यहां पर बताना है कि भाई प्रेशर जो एयर का कफ के अंदर है ये आपको प्रॉपर पता हो। तो देखो प्रेशर जो कफ का बेटा हम लोग मेंटेन करेंगे, बात ध्यान से सुनिएगा कि प्रेशर अगर आपको कहा जाए
तो आप बोलिएगा 20 से लेकर 25 mm ऑफ Hg। क्या बोलना है? 20 से लेकर 25 mm ऑफ Hg प्रेशर होना चाहिए। और अगर प्रेशर mm ऑफ Hg में नहीं आता है तो आपको पता हो कि 1 Hg इज इक्वल टू 1.36 सेंटीमीटर H2O। ये वैल्यूज भी एग्जाम में आई है, जैसे लास्ट टाइम ऋषिकेश एम्स ने Hg की वैल्यू को पूछा हुआ है। अब इसको आप इसमें कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट करें तो mm ऑफ Hg की जगह आप बता सकते हैं 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर H2O। तो देखो ध्यान से सुने, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, और ये तो पूछा ही गया है। तो कहने का मतलब है कि प्रेशर ये होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा है तो ट्रैकियल स्टेनोसिस हो सकता है, और अगर प्रेशर कम है तो कफ के एडवांटेज आप प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर ध्यान दे करके चले। इसके अलावा समय समय पर सक्शन, तो सक्शनिंग की पूरी डिटेल में आपको अलग से ही क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि सक्शन तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कैसे बताता हूं, 2-3 पॉइंट आपको बताऊंगा। भाई ट्रैकियल सक्शन कैसे करते हैं, ओरो सक्शन कैसे करते हैं, नेजोफेरेंजियल सक्शन कैसे करते हैं, पोर्टेबल सक्शन मशीन क्या होती है, वॉल सक्शन मशीन क्या होती है, न्यूबॉर्न में कितना रखेंगे सक्शन प्रेशर, प्रीमेच्योर में कितना रखेंगे, एडल्ट में प्रेशर कितना रखेंगे, कितना प्रेशर हम बढ़ा सकते हैं। ये बहुत से ऐसे पॉइंट है जो सिर्फ प्रेशर और सक्शनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। सक्शन करते समय आपका सक्शन कैथेटर कितना इंसर्ट करना चाहिए, कितनी देर तक सक्शन करना चाहिए, डीप सक्शन करेंगे तो क्या होगा। कम से कम 50 क्वेश्चन सिर्फ सक्शनिंग के हैं, जो मैं आपको सक्शनिंग एक अलग ही टॉपिक है उसके अंतर्गत यहां बताऊंगा। चलिए साहब, यहां तक तो हमने कुछ क्लियर कर दी है और आपने यहां तक बता दिया है। तो ये हम लोगों ने बात की है एंडोट्रैकियल ट्यूब, और एंडोट्रैकियल ट्यूब की फिक्सेशन और कुछ जनरल केयर है जो आपने बताई है। लास्ट 2 पॉइंट आपको बताऊंगा। कॉम्प्लिकेशंस, भाई एंडोट्रैकियल ट्यूब जो आपने यहां डाली है, डालने के साथ में कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है जो आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। देखो ध्यान से सुने, कॉम्प्लिकेशंस जो बेटा आप बता रहे हो, उस कॉम्प्लिकेशन को भी हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज कैसे, तो मैं आपको बता दूं। एक तो वो कैटेगरी जब हम ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं, एक वो कैटेगरी जब ट्यूब रिटेन है, ट्यूब लगी हुई है, और एक वो कैटेगरी जहां ट्यूब निकालने के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशंस। तो देखिए ध्यान दें, कॉम्प्लिकेशन को 3 तरीके से आप क्लासिफाई करें। एक तो आपने बताना है ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ ट्यूब, एक तो ट्यूब को इंसर्ट करते समय होने वाले कॉम्प्लिकेशंस। दूसरा आपने यहां पर बताना है ड्यूरिंग केयर ऑफ पेशेंट, जब ट्यूब रिटेन होती है, ट्यूब लगी हुई है। और एक आपने बताना है आफ्टर रिमूव दी ट्यूब। तो देखो ध्यान से सुन ले कि जो कॉम्प्लिकेशंस आप बता रहे हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को हम लोगों ने 3 अलग अलग कैटेगरी में बेटा क्लासिफाई कर दिया है। अब 3 अलग अलग कैटेगरी क्या है तो आप देख ले। सबसे पहले हमने कहा ड्यूरिंग इंसर्शन, ट्यूब इंसर्ट करते समय कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, तो एक तो आप यहां बताएं लैरिंजोस्पाज्म आप कह सकते हैं, इंक्रीज आईसीपी आप बोल करके चले। देखिए लैरिंजोस्पाज्म हो सकता है। अब एग्जामिनर आपको वैसे तो कहता है कि क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, लेकिन कुछ एग्जामिनर सटीक जवाब चाहते हैं, और सटीक जवाब वो आपको कहेगा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ ईटी ट्यूब, तो वहां फिर हमारा बताना मुश्किल होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको पता हो जब हम ट्यूब डाल रहे हैं तो लैरिंजोस्पाज्म एक तो मरीज को हो सकता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रायोरिटी के रूप में आप बता सकते हैं। आईसीपी बढ़ सकता है,
पेशेंट को टैकीकार्डिया भी हो सकता है, ये और साथ में होने वाले कंपाउंड है जो आप बताएं। इसके साथ साथ आपने यहाँ पे बताना है इंजरी हो सकती है, इंजरी टू द टंग एंड टीथ। तो देखिए ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है बेटा, और ये किसके दौरान बता रहे हो, प्रोसीजर के दौरान। तो इनके ऊपर एक तो प्रॉपर आपका फोकस होना चाहिए। इसके अलावा आपने बताना है जब हम पेशेंट केयर कर रहे हैं तो केयर के दौरान भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग केयर के दौरान भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। एक तो आप जानते ही हैं डिसलॉक, आपकी जो ट्यूब है वो क्या हो सकती है बेटा, डिसलॉक्ड हो सकती है, डिस्प्लेस हो सकती है। तो एक तो आप ये ध्यान दें। दूसरा पॉइंट आपने बताना है अल्सरेशन यहां पर पैदा हो सकता है, वो आप बोल सकते हैं। तो डिसलॉक्ड यहां पर मेन प्रायोरिटी आप ध्यान दें कि डिसलॉक्ड हो सकता है, और ऐसी स्थिति में आपको कहा था मैगल फॉर्सेप्स का यूज है। इसके साथ साथ आपने बताना है आफ्टर रिमूव ट्यूब को रिमूव करने के बाद जो होने वाले कॉम्प्लिकेशन है उन पर भी आपका फोकस। अब ज्यादातर तो ठीक है एग्जामिनर यही पूछता है, लेकिन फिर भी हमें तो सभी पता होने चाहिए। आप देखो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एक तो आपने सबसे पहले बोलना है हॉर्सनेस साउंड। भाई एक तो आप ध्यान दें हॉर्सनेस साउंड, हॉर्सनेस साउंड जो कि आप यहां जानते हैं स्ट्राइडर साउंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, हॉर्सनेस साउंड भी आप इसको बोल रहे हैं। तो आप ध्यान दें हॉर्सनेस जो साउंड यहाँ आप कह रहे हैं ये जनरली साउंड पैदा होती है कब, क्योंकि हम बार बार जब सक्शन करते हैं तो यहाँ पर जो म्यूकोसा है वो इरिटेट हो जाती है, लैरिंजियल म्यूकोसा, और वो इरिटेट हो जाने के कारण कई बार पेशेंट को इस प्रकार की साउंड आती है। और ज्यादातर एग्जामिनर इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछता है, वो क्या है वो मैं एक बार लास्ट में बता देता हूं। तो एक तो आप हॉर्सनेस साउंड को ध्यान दें। कुछ पेशेंट जो है उन लोगों को ट्यूब को निकालते समय ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। इसके अलावा आप यहां पर बताएं कि जो पेशेंट है उसको हो सकता है ट्रैकियल स्टेनोसिस। तो कहने का मतलब है ये वो कॉम्प्लिकेशन है जो कि लास्ट या ट्यूब को रिमूव करने के बाद भी हो सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज में मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं। अब एग्जामिनर क्या ज्यादातर पूछता है तो वो आपको ये कहता है, वो कहता है कि एक पेशेंट है जिसको एंडोट्रैकियल ट्यूब निकालने के जस्ट आफ्टर पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है होर्सनेस साउंड, जिसको क्रो लाइक साउंड भी बोलते हैं। तो नर्स को क्या करना चाहिए, तो देखिए ध्यान दें जस्ट आफ्टर अगर कंप्लेंट कर रहा है तो आप डॉक्टर को बताएंगे, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी ऐसा हो सकता है कि ट्यूब निकाली और निकालने के बाद हो सकता है उसको रुकावट आ गई हो। लेकिन ये जो प्रॉब्लम हॉर्सनेस साउंड है अगर कुछ समय पश्चात करता है तो इसे हम लोग नॉर्मल के नाम से जानते हैं, और ज्यादातर एग्जामिनर नॉर्मल वाला ही प्रश्न पूछता है। वो कहता है एक पेशेंट है जिसको एंडोट्रैकियल ट्यूब निकालने के बाद मरीज हॉर्सनेस साउंड की कंप्लेंट कर रहा है, तो नर्स को क्या करना चाहिए। भैया कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये एक नॉर्मल साउंड है, और नॉर्मल साउंड है तो आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ध्यान दें कि अगर एग्जामिनर यहां पर ये कहता है कि पेशेंट को क्या सलाह दोगे अगर उसे हॉर्सनेस साउंड आ रही है, तो पेशेंट को आपने बोलना है कि लगभग 2 सप्ताह तक लिमिटेड बोले, 2 सप्ताह तक जरूरत पड़े तो ही बात करें, क्योंकि आपको पता है विंड पाइप में एयर भरती है और हम अगर बार बार बोलेंगे तो वो विंड पाइप प्रॉपर काम करेगा, बार बार काम करेगा, तो जो अंदर लैरिंक्स के अंदर छाले हो गए हैं सक्शन करने के कारण इरिटेट हो गई है वो वुंड भरेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उस वुंड को भरने दें, जरूरत पड़े उतना ही बोले, धीरे धीरे घाव भर जाएगा और ये साउंड अपने आप ही ठीक हो जाएगी और वापस से नॉर्मल साउंड क्रिएट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ये कुछ स्पेसिफाइड केयर है, जो जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आप प्रॉपर ध्यान दें, क्योंकि तो सभी कुछ आपके काम का है। तो आज हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है, क्योंकि एंडोट्रैकियल ट्यूब है, मैंने जो जो पॉइंट बोले हैं सक्शनिंग अलग से ही पढ़ाऊंगा, ये आप ध्यान दें। नेक्स्ट
क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, बच्चे कुछ कह रहे हैं कि साइकेट्रिक, तो बेटा मैं आपको बता दूं अल्टरनेटिव हम लोग चल रहे हैं कि जिन बच्चों ने फंडामेंटल पहले मुझसे पढ़ लिया है तो वो सोचते हैं साइकेट्रिक पढ़ लें, जिन्होंने साइकेट्रिक पढ़ लिया है वो सोचते हैं फंडामेंटल पढ़ लें। तो कहने का बेसिक है कि हम सभी कुछ अरेंज करेंगे आप लोगों के लिए, और शायद नेक्स्ट तो मैं लूंगा ही, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ और 1-2 क्लासेस का अरेंजमेंट कर रहा हूं, जिसके लिए शायद नेक्स्ट वीक जो नई क्लास आएगी आपके लिए वो अलग सब्जेक्ट की मैं लाने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू।